हेलो एवरीवन, कैसे हुए आप सभी लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी उसी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 12 कंप्लीट हिस्ट्री, जिसमें हम क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसको कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे इस एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री की सीरीज में ऑलरेडी 2 चैप्टर हो चुके हैं। आज हमारी चैप्टर 3 के वीडियो पार्ट 4 की चैप्टर 3 की बात करते हैं। हम चैप्टर 3 में हम बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में समझेंगे। यानी जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि हमने पहले चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, उसके बाद हमने राजा के बारे में पढ़ा कि भारत में जो आरंभिक राज्य था, आरंभिक जो साम्राज्य था वो किस प्रकार का था। अब हम बात करेंगे बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच की मध्य की सारी बातें कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ सारी बातों के बारे में जानने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे जन्म से परे। यानी हमने इसके पहले देखा कि जो विवाह के प्रकार थे वो किस प्रकार के हुआ करते थे। जो आरंभिक साम्राज्य था 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का, उसमें जो वर्ग था वो किस प्रकार से बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कामों के आधार पर किस प्रकार से बटे हुए थे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं जन्म के परे यानी संस्थान और प्रतिष्ठा के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि जो स्त्रियों की व्यवस्था थी, जो स्त्रियों की स्थान था, वो समाज में किस प्रकार से आपको दिखाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए बात करते हैं जन्म के परे, संसाधन और प्रतिष्ठा। बात करें हम जन्म के परे के बारे में, संसाधन और प्रतिष्ठा के बारे में। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखे होंगे कि दास, भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राममुख या शिल्पकार, वर्णिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। यानी जो हमारा जो उपमहाद्वीप था उसमें बहुत सारे लोगों का उद्भव होता है, जिसमें कौन कौन आता है। दास होते हैं, भूमिहीन होते हैं, खेतिहर होते हैं यानी जो खेतों में काम करते हैं, मजदूर होते हैं, शिकारी होते हैं, मछुआरे यानी जो मछली पकड़ते हैं, पशुपालक जो पशुओं का पालन करते हैं, और किसान। ऐसे कई प्रकार के लोगों के बारे में हमने देखा और उनका जो उद्भव था वो उपमहाद्वीप में हो चुका था। उनके सामाजिक स्थान पर इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब बात करें कि उनका समाज में स्थान किस प्रकार से रहता था, समाज में उनका स्थान कहां पर था, इस बात का निर्भर जो होता था वो आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है, इस बात से इनका समाज में स्थान तय होता था। यानी कोई इंसान के पास कितने ज्यादा संसाधन है उसका उस समाज में उसका स्थान उस सर्वोपरि होगा। उसके बाद अगर इंसान के पास कोई थोड़े कम संसाधन है तो उसका स्थान समाज में उससे नीचे होगा। तो ये चीज बताती है कि संसाधन ही आपके समाज में रहने, उठने, बैठने का एकमात्र जरिया हुआ करते थे और आपकी पहचान हुआ करते थे कि आपके पास जितने ज्यादा संसाधन है आप उस समाज में उतने प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाओगे। क्लियर हुई इतनी बातें। आर्थिक संसाधनों पर उतना नियंत्रण होगा, उतना ही वो इंसान आपको ऊपरी अवस्था, उच्च स्तर पर देखने को मिलेगा। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या क्या सामाजिक आशय है। अब हम इस बात पर परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण से के क्या क्या सामाजिक आशय हैं। यानी जो हमारे संसाधन है उनमें नियंत्रण करने के कौन कौन से सामाजिक आशय हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि वर्ण, जो हमारी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि प्रकार की वर्ण व्यवस्था कर्म के आधारित पर डिसाइड होने लगे थे। अब ये वर्ण व्यवस्था आई कैसे थी? क्या किसी इंसान को ऐसे जन्म के बाद से दिया जाता था ये वर्ण व्यवस्था? क्या किसी इंसान को क्या ये इसके नाम पर दिया जाता था? बिल्कुल नहीं। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, कोई इंसान ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, ये उसके जन्म से निर्धारित हो जाता था। अगर उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है तो वह स्वयं को दैवी उपहार के स्वरूप समझता था कि मैं उच्च स्तर का व्यक्ति हूँ और मैं ये दैवियों का उपहार स्वरूप मुझे ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है। ठीक है, तो यह इसीलिए हम जन्म के परे के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे संपत्ति में पर स्त्री और पुरुषों के भिन्न प्रकार के अधिकार। अब हम महाभारत
के एक महत्वपूर्ण प्रकार पर विचार करेंगे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार को हम देखते हैं। बात करती हूँ मैं, उससे पहले आपको बताती हूँ कि संपत्ति पर, या चाहे वो आज की बात हो या इससे पहले की बात हो, संपत्ति पर स्त्रियों की जो स्थिति थी वो आज भी इतनी अच्छी नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो समाज था वो पितृत्मक था, यानी जो पितृ कुल जो चलता था वही समाज के अधिकार, उनका ही अधिकार हुआ करता था। अब बात आती है कि पितृसत्ता पुरुष द्वारा नियंत्रित समाज का निर्माण करती है, उस पर नारीवाद यानी फेमिनिज्म जो होता है, महिला द्वारा नियंत्रित समाज का निर्माण कर क्या पुनः असंतुलन स्थापित कर देगा या नहीं कर देगा? तो हमें इसका आंसर क्या मिलता है कि पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है, पुरुष और स्त्री प्रकृति में भिन्न है और यही भिन्नता समाज में उनकी असमानता स्थिति को नियोजित ठहराती है। अब आप सभी को पता है पुरुष और स्त्री की जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो दोनों भिन्न भिन्न कहलाती है, और यही भिन्नता जो हमारा समाज है, यह समाज उनको नियोजित ठहराती है कि यह समाज जो होना चाहिए वो पितृसत्ता पर होनी चाहिए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की यह महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि यह समाज के प्रत्येक सदस्य को एक समान न मानकर ऊंचा या नीचा मानती है। पितृसत्ता लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वथा विपरीत है। पितृसत्ता के विरुद्ध नारीवाद के चित्रित को अगर हम बात करें तो हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझा सकते हैं। पहला बिंदु हमारा रहेगा, नारीवाद स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के मध्य सामाजिक भूमिकाओं पर विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करता है। दूसरा बिंदु, अगर आप सभी लोग सुन रहे हैं तो इसको नोट डाउन करिएगा, ये इस आपके लेक्चर पे आपको टाइप नहीं किया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बताता है, जैविक भेद प्राकृतिक अथवा जन्मदाता होता है, यानी जो जैविक भेद है, ये जो भेद है, डिफरेंस है, स्त्री और पुरुष के जो शारीरिक बनावट है उसको जो डिफरेंस है ये जन्मजात है, ये कोई खुद से नहीं करता है। जबकि जो लैंगिक भेद है वो समाज जनित होता है। एक मनुष्य का जन्म नर या मादा के रूप में होता है, परंतु स्त्री या पुरुष को हम जिन सामाजिक भूमिकाओं में देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। एक जो मनुष्य होता है उसका जन्म एक नर और मादा के रूप में होता है, लेकिन स्त्री और पुरुष के रूप में जब हम देखते हैं तो ये हमारा समाज तय करता है कि यह स्त्री है और यह पुरुष है। स्त्री के कौन से अधिकार होंगे, पुरुष के कौन से अधिकार होंगे, ये हमारा समाज तय करता है। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश भाग प्रकृति ने नहीं समाज में पैदा किया गया है। अब आप सभी को पता है, अब हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो अब हमें इतनी समझ आ चुकी है कि जो नारीवाद के अनुसार जो यानी फेमिनिज्म के अनुसार जो डिफरेंस है वो स्त्री पुरुष की असमानता है, यह किसकी है? ये प्रकृति की देन नहीं है, ये समाज की देन है। यानी जो हमारा समाज है इसने डिफरेंस पैदा किया है। बिल्कुल आप मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप सहमत क्यों नहीं है, ठीक है? और सहमति वाले तो बिल्कुल मेरे सपोर्ट में है ही। तो इस सभी के लिए इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ, वरना ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचरण करेंगे। कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही स्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को भूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर ने अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस धूत में स्वर्ण हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठा। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव में लगाया, उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद जो होती है, जो पिता की जायदाद होती है, माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बांटी जाती है। ठीक है, बांटा जाना चाहिए, ये वैलिड भी है, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। अब जो व्यवस्था थी उस समय की, जो स्त्रियां होती थी वो क्या करती थी, जो पैतृक संपत्ति होती थी उसमें स्त्रियां अपने अधिकार को नहीं मांग सकती थी। यानी उसमें जो नारियां होती थी, जो स्त्रियां होती थी, उनमें कोई अधिकार नहीं होता था।
संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों में समान रूप से बांटी जाती है, जैसे मैंने अभी बताया, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता है। जिसे आज हम डाउरी कहते हैं, जिसे दहेज कहते हैं, तो ये उपहार उस समय क्या उपहार के तौर पे चलते थे, लेकिन आज लोग जबरदस्ती मांगते हैं, जिसे दहेज के नाम दे दिया जाता है ना। जबरदस्ती लिया गया उपहार नहीं होता है, उसे दहेज का नाम दिया जाता है। और हमारे समाज में ये गंदी प्रथा प्रचलित हो गई है कि लड़कियों की शादी तभी होगी जब उनको अच्छा खासा दहेज मिलेगा। तो ये सारी समाज, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप भी आप ऑर्डिनरी सभी की तरह सोचने वाले हैं तो बिल्कुल मैं आपको समझा नहीं सकती। चलिए बात करते हैं, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता है। अब जो विवाह के समय जो भी उपहार मिलते हैं घर वालों की तरफ से, उसमें क्या स्त्री का अधिकार माना जाता है कि हाँ उसी को दिए गए हैं, और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती है। तो इस विवाह के समय मिले उपहारों को किसकी संज्ञा दी जाती है? स्त्री धन की संज्ञा दी जाती है। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त करती थी और इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। अब ध्यान रखिएगा, जो स्त्री धन होता था उस पर उसके पति का अधिकार नहीं होता था, उसमें स्त्री का अधिकार होता था, क्योंकि पति का तो ऑलरेडी उसके ही खानदान से उसको मिलने वाला है ना। तो स्त्री का कुछ तो होना चाहिए, तो स्त्री का इसमें अधिकार नहीं, इसमें उसके स्त्री के पति का अधिकार नहीं होता, सिर्फ स्त्री का अधिकार होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं को बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी दी है। आपने एक धनाढ़ वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखी व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थीं, समानतः भूमि पशु धन पर पुरुषों का नियंत्रण ही था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। यानी जो समाज में स्त्री और पुरुषों की जो बीच भिन्नता आई, वो मुख्य रूप से हमें कब देखने को मिलती है कि किसी भी संसाधन पर स्त्री या पुरुष पर कितना अधिकार है। ये हमें बताता है कि समाज में स्त्री का अधिकार कितना है, उसका वर्चस्व कितना है और पुरुष का वर्चस्व कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। अब बात करते हैं स्त्री और पुरुष किस प्रकार उस समय संपत्ति अर्जित कर सकते थे। पुरुषों के लिए मनुस्मृति क्या कहती है? धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश करके, कार्य द्वारा और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके। तो पुरुषों के लिए 7 प्रकार से आप पुरुष धन को अर्जित कर सकते हैं, यानी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो तरीके हैं? 7 विरासत में मिली हुई, यानी आपके जो पूर्वजों ने दी है वो आपको विरासत में मिल रही है, तो ये आपकी होगी संपत्ति। खोज करके, खरीद कर, विजित करके यानी किसी भी चीज को जीत के, निवेश करके, व्यापार करके, ये सभी प्रकार, और जो कोई गिफ्ट देता है तो उसमें भी ये आपकी संपत्ति पर ही आएगा। तो ये पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 7 तरीके थे। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन करने के 6 तरीके हैं। स्त्रियों के लिए कितने तरीके हैं? 6। वैवाहिक अग्नि के समान वधु गमन के समय मिली भेंट, यानी जैसे जिसको स्त्री धन कहा जाता है, स्नेह के प्रतीक के रूप में, तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, जो भी आपके भाई, माता, पिता देते हैं उपहार, वो आपका स्त्री धन कहलाएगा। इसके अतिरिक्त परिवर्ती काल में मिली भेंट वह सब कुछ जो अनुरागी पति से प्राप्त हुआ है, और इसके बाद वो सब कुछ जो आपके पति आपको देते हैं, ये आपके स्त्रियों की धन अर्जित करने की, संपत्ति अर्जित करने की तरीका थी। ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्त्री और पुरुष किस प्रकार से धन प्राप्त कर सकते हैं, इसकी तुलना करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। आप इसको मुझे फटाफट कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए बात करते हैं वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार और वह एक वर्ण था। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। अब संपत्ति पर जो अधिकार का जो
तरीका था वो एक और अधिकार था, यानी जो एक और तरीका था वो क्या था, वर्ण। वर्ण की बात करें तो यानी लैंगिक आधार पर, लैंगिक में बात फिर वही हो जाती है स्त्री और पुरुष। ठीक है, जैसा हमने पहले पढ़ा कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका क्या थी, सेवा करना, उनकी इच्छा में शामिल नहीं होता था। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुष के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विद्वानों को वास्तव में क्रियान्वित किया जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक व्यवस्था को से मेल खाता है। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिससे राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्य धनी दर्शाए जाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है हमें, कि जरूरी नहीं हर ब्राह्मण अमीर ही हो, कुछ ब्राह्मण ऐसे भी थे जो निर्धन भी हुआ करते थे, कुछ क्षत्रिय ऐसे थे जो निर्धन भी होते थे। ठीक है, एक और स्तर जहां समाज के ब्राह्मणी दृष्टिकोण धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपरा में वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की जा रही थी। क्या होता था, कुछ और जगह क्या होती थी, जो वर्ण व्यवस्था ये जो चल रही थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इसकी आलोचना भी की जा रही थी, यानी इसको समाज से में स्वीकार नहीं किया जा रहा था। ठीक है, इससे संवर्धित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में देखने को हमें मिलती है। और इसकी जो आलोचना है सर्वप्रथम हमें कहाँ बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है, विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। बौद्धों ने क्या किया, उस समय जो बौद्ध व्यवस्था आई, उस बौद्ध जो धर्म आया, उस धर्म ने कहा कि हम जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार करते हैं, हम काम के आधार पर लोगों को बांटना चाहेंगे, हम जन्म के आधार पर इस व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं। एक और धनाढ़ शूद्र की बात करते हैं। यह कहानी पाली भाषा में के बौद्ध ग्रंथ मज्झिम मनिकाय से है, जो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। तो एक कहानी सुनते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक कहानी किसी है, बौद्ध धर्म की है, पाली भाषा में लिखी हुई है। पाली भाषा में लिखी हुई है, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा सभी लोग। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं है, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। ये कहानी पूरी की पूरी आपको सच्ची नहीं मिलेगी, लेकिन ये बौद्ध धर्म को थोड़ा थोड़ा दर्शाती है। अवंती पुत्र के कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियों निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं, केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित तथा ब्रह्मा के वंशज हैं। तो जो उन्होंने क्या कहा कि जो ब्राह्मण हैं वो क्या है, वर्ण शुभ्र हैं, अन्य जातियां काली हैं, केवल ब्राह्मण पवित्र हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ठीक है, और वो ब्रह्मा के वंशज माने जाते हैं। कच्चन ने उत्तर दिया। अब कच्चन ने क्या कहा, क्या यदि शूद्र धनी होता दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनती स्वर में बात करता। अब यहाँ बात कच्चन कहते हैं कि अगर शूद्र धनी होता, शूद्र के पास अच्छा खासा पैसा होता, तो क्या यही ब्राह्मण वैश्य और जो क्षत्रिय हैं, क्या उनसे विनम्र तरीके से बात करते? क्योंकि आज तो नहीं कर रहे, क्योंकि आज जो शूद्र गरीब है उससे तो लोग धिक्कार के बात कर रहे हैं। तो क्या अगर उसके पास पैसे होते तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, आज के जमाने में तो ऐसा होता है, पहले नहीं होता था कि आज के पास जिसके पास पैसा है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, तो क्या उनसे विनम्र स्वर में बात करते? अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्रों को अपनी आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता, जो उससे पहले उठे और बाद में विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनती वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय ब्राह्मण फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। तो यहाँ पे बात आती है पैसे की, यानी मनी इज एवरीथिंग। यहाँ आती है कि अगर शूद्र के पास पैसा है तो वह ऐसे लोगों को अपने सभा में रख सकता है जो उसकी सेवा करें, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो और वैश्य हो, क्यों ना हो। ठीक है, उसके पास पैसा है तो उसको काम करने के लिए लोग चाहिए, और जो व्यक्ति है हर
सभी को पता है कि अपने जीवन यापन करने के लिए पैसा जो मूलभूत इकाई होती है वो आज के जमाने में पैसा है, ठीक है। तो हर किसी को पैसे की नीड है, तो बिल्कुल जो उसको जिसको पैसा मिलेगा तो वो तो जाएगा ही, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य हो। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अब कच्चन की बात यहाँ पे बहुत सही रहती है कि अगर आपके पास यदि ऐसा है तो फिर बताइए क्या चारों वर्ण एक समान नहीं है? अवंतीपुत्र ने स्वीकार किया, इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। तो ये कहानी एक बौद्ध ग्रंथ की है जो पाली भाषा में लिखी है। इसमें इस प्रकार की कहानी आपको देखने को मिलती है और ये सच है कि बौद्ध धर्म ने जो वर्ण व्यवस्था है उसको अस्वीकार किया था। एक वैकल्पिक समाज रूपरेखा, संपत्ति की में भागीदारी। अभी तक हमने उन परिस्थितियों का परीक्षण करते हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते हैं या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती है, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता है तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं के लिए संपत्ति संग्रह करता है घृणा का पात्र होता है, ठीक है। प्राचीन तलिकम का एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। अब यहाँ क्या कहा जाता है कि वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता है तथा कृपण व्यक्ति जो खुद के लिए सिर्फ संपत्ति संग्रह करता है, खुद के लिए सिर्फ हर काम करता है, ना ही किसी को दान करता है, ना ही किसी के लिए भले का काम करता है, ऐसा व्यक्ति घृणा का पात्र होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को लोग घृणा की नजरों से देखते हैं। प्राचीन तलिकम एक ऐसा ही ग्रंथ है जहां पर इस प्रकार के जो आदर्श हैं उनको सजोया गया है। जैसा हमने पहले पढ़ा, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। यह सरदार अपने प्रशंसा गाने वाले चरण और कवियों को आश्रय देते थे, ठीक है। हमने चैप्टर 2 में इसके बारे में डिस्कस किया है। चैप्टर 2 को सभी लोग जाकर देखें, आपको चैनल पर मिल जाएगा। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह के में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का एक अच्छा चित्रित है जो इसको इंगित करता है। हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी। जिन लोगों का साधन पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उनका उपयोग करेंगे। यानी उनसे यह अपेक्षा की जाती, उनसे उम्मीद रहती थी लोगों को कि हाँ ये हमें भी कुछ दे सकते हैं, ठीक है, हमारी हेल्प कर सकते हैं। निर्धन दानी सरदार। अब निर्धन दानी सरकार का क्या मतलब है? ये एक रचना है पुरुनारुरु के उद्धृत है जो तमिल संगम साहित्य की एक पद्यावली है। इस रचना के एक चरण में अपने आश्रयदाता चित्रण अन्य कवियों की समीक्षा भांति कर रहा है। अर्थात उसके पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि वह यह कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने के लिए मना कर दे। वह इरंतई में रहता है और दान प्रिय है। वह चरणों की क्षुद्रा और शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहते हो, मेरे साथ आओ। तुम सभी चरण जिनके ओट इतने दक्ष हैं, यदि हम उनसे प्रार्थना करें कि अपनी भूख से छीन हुई पसलियों उसे दिखाएं, तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार करके दो, एक ऐसा भाला जिसका फलक जो हो वो सीधा हो, ठीक है। तो ये जो आपके स्क्रीन पर मूर्ति दिख रही होगी, जो चित्रकारी दिख रही है, ये किसकी है? मूर्तिकार ने सरदार व उसके अनुयायियों के बीच अंतर को कैसे दर्शाया है, इस बात को यह चित्र प्रदर्शित कर रहा है। सरदार और उसका अनुयायी है, पत्थर की मूर्ति है। अमरावती आंध्र प्रदेश के लगभग 2री शताब्दी ईस्वी से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये अमरावती आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। एक सामाजिक अनुबंध। बौद्ध धर्म ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की है। बौद्ध धर्म की बात करें तो उसने समाज में जो विषमताएं फैली थी उसके बारे में एक अलग ही अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधी को नियत करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता थी उस पर अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ। कौन सा? सुत्त पिटक बौद्ध ग्रंथ है। सभी याद रखिएगा, सुत्त पिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। राइटिंग पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। एक मिथक वर्णित है जो बताया है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति से के एक निर्बद्ध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी, किंतु यह व्यवस्था पतनशील हुई। मनुष्य
का अधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। अब मनुष्य क्या हो गए, जो आज के समय में है, ठीक है, लालची हो गए, प्रतिहिंसक हो गए और कपटी हो गए, अपने स्वार्थ देखने लगे। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे, जिसे निकासित किया जाना चाहिए उसे निष्कासित करे, बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोग द्वारा चुने जाने के कारण उसे महामम्मत की उपाधि प्रदान की गई। क्या कहा जाता था उसे, महासम्मत की उपाधि प्रदान की गई। मैंने अभी क्या महामम्मत, सॉरी, उसके लिए महासम्मत की उपाधि प्रदान की गई। तो ऐसे व्यक्ति को एक हेड की तरह बना और उस व्यक्ति को क्या कहने लगे, महासम्मत कहने लगे। इससे यह ज्ञात होता है राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। इससे यह डिसाइड हो गया कि जो राजा होता था वो लोगों द्वारा चुना जाने लगा। कर वह मूल्य होता था जो राजा को, कर कौन सा मूल्य होता था जो राजा को इस सेवा के लिए बदले में उसे दिया जाता था। तो कर कौन सा मूल्य होता था, यानी जो आज हम टैक्स देते हैं वो कौन सा मूल्य होता था कि जो राजा हमारी सेवा कर रहा है उसके बदले हम उसको मूल्य देते थे। यह मिथक इस बात को दर्शाती है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर में बड़ा हाथ था। इसके कुछ आशय और भी हैं। उदाहरण, यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है तो भविष्य में उसे परिवर्तन भी ला सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर मनुष्य किसी रीति रिवाज या प्रणाली को बना रहा है तो वो उसमें चेंज भी करने का अधिकार रखता है। वो फिक्स नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है कि वो आज के बाद कभी चेंज नहीं होगी, वो उसमें चेंज भी कर सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव थी ये सारी चीजें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखकर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, यानी अगले के पार्ट के साथ। आगे के सभी पार्ट्स को आप रिवीजन करोगे, चैप्टर 3 कंप्लीट रिवीजन करोगे। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा, लगभग चैप्टर क्लोजिंग तक आ गया है। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। जितने लोग 12th का एग्जाम देने वाले हैं वो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सिविल सर्विसेज की, उनके लिए भी ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं आपकी एनसीईआरटी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए तरीके के साथ, एक नए अंदाज में, एक नए क्वेश्चंस के साथ, एक नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन जरूर करते रहिए।